जैसे ही मेरी +2 कंप्लीट हुई, एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया। फिर मैंने एक चीज़ रखी कि अगर कर रहे हो ना शादी में, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर वालों के पास ऐसे पैसे नहीं है कि वो मुझे दहेज देंगे। फिर मैंने बोला कि मुझे सिलाई मशीन चाहिए। उस टाइम मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच मेरे ये झटका मेरे लिए सबसे बड़ा था। राम राम जी सारा ने, मैं आपकी अपनी टैलेंटेड रितु इंसान जो कि भिवानी हरियाणा से हूँ। आप सोच रहे हो कि ये कैसा नाम है टैलेंटेड रितु इंसान। तो चलिए आज मैं आपको इस नाम से रूबरू कराती हूँ कि कैसे एक लड़की ने सिलाई के दम पे, जिसके पास 10 रुपए भी नहीं होते थे कभी, आज 30 से 40 लाख रुपए का महीने का बिजनेस खड़ा कर दिया है। मेरा जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव भैनी सुरजन में हुआ। मेरे पापा का नाम जय किशन है और मेरी माँ का नाम बिमला है। हम 5 भाई बहन हैं, 4 बहनें हैं और एक सबसे छोटा भाई है। मेरे पापा 1984 के ग्रेजुएट थे, लेकिन किसी कारण से उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई, जिस कारण हमारे सारे फैमिली को, सारे परिवार को गरीबी की भूख देखनी पड़ी। एक छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे परिवार को मैंने तड़फते हुए देखा है। हर एक चीज़ की उनमें मैंने कमी को फील किया है, जो कि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। लेकिन 1 किला ज़मीन थी हमारे पास, सिर्फ उसी से हमारे घर का खर्चा चलता था। लेकिन मैं मेरे माँ और पापा को बात करते हुए सुनती थी कि मैं तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने सभी बच्चों को कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। इतनी मुसीबतों के बाद भी मेरे पापा ने हमें गाँव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि मेरे पापा का मानना था कि हमारे घर के हालात अगर सुधर सकते हैं तो वो पढ़ाई ही है। 5वीं तक मैं गाँव वाले स्कूल में पढ़ती रही। 1 साल के लिए मैं नानी के घर चली गई। मेरी नानी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, जो कि सारा-सारा दिन सूट सिलती थी, दरिया बनाती थी। मेरे अगर बात करें तो फैमिली में सारे ही टेलर लोग थे, यानी कि सिलाई करते थे। मेरी नानी, मौसी, मामा सारे के सारे सिलाई करते थे, सिवाय मेरी माँ को छोड़ के। मेरी माँ कहती थी कि काश के मैं भी सिलाई सीख लेती, तो आज हमें इतनी गरीबी ना देखनी पड़ती। उसके बाद मेरी नानी मुझे पास में बैठाने की कोशिश करती कि तेरे को कहानियाँ सुनाती हूँ, तू मेरे पास बैठ जा, क्योंकि मेरी नानी ने मेरे घर के हालात देखे थे। तो मेरी नानी सोचती थी कि इसको थोड़ा-सा मैं लखन दे देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी नानी मेरे को पास बैठाती, मैं मना करती, क्योंकि छोटी-सी बच्ची थी, कैसे सीख सकती थी, छठी क्लास थी। लेकिन फिर भी वो मुझे ज़िद करके पास बैठा लेती, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें समझ आने लगी थी, हालाँकि मैं करती नहीं थी, लेकिन मशीन कैसे चलती है और किस तरीके से धागे में दरियाँ कैसे बुनती हैं। मेरी नानी पूरी-पूरी रात सिलाई करती रहती थी, दरिया बनाती रहती थी। तो ये मैंने जब स्ट्रगल देखा, भई हाँ, काम किया जा सकता है। अब मेरी पढ़ाई नानी के घर सिर्फ़ 1 ही साल हुई थी, उसके बाद मैं वापस अपने गाँव आ गई थी। फिर से मुझे उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गया, जो मैंने 5वीं तक क्लास पूरी की थी। इसी बीच मेरे साथ एक हादसा होता है। मेरे घर में जैसे कि पैसों की तंगी तो थी, कैसे न कैसे करके एक फ्रिज लाया गया था। मुझे अंधेरे से बहुत ही डर लगता था, हम सारी फैमिली सोई हुई थी। और जैसे ही रात को वॉशरूम करने के लिए उठी तो अंधेरा ज़्यादा था, लाइट गई हुई थी, मोमबत्ती रखी थी घर में। तो मैंने मोमबत्ती को उठाया और उसको जला के फ्रिज के ऊपर रख दिया। मुझे लगा जब नींद आने लगेगी तो मैं इसको बंद कर दूँगी, और ये चीज़ें जब मैंने मोमबत्ती जलाई मेरी माँ देख रही थी। मेरी माँ ने भी बोला इसको बंद कर दे, मैंने कहा माँ मैं बंद कर दूँगी। लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ कि वो कब आँख लग गई पता ही नहीं चला, और वो मोमबत्ती पूरी पिघल के ऐसे बहते-बहते, क्योंकि फ्रिज में थर्माकोल वगैरह होता है, प्लास्टिक होता है, वो पूरे के पूरे फ्रिज को ऐसे पिघला दिया, जल गया सारा का सारा। और सारा दरवाज़ा बंद था, सारे अंदर सोए थे, किसी को भी जाग नहीं आई। सुबह देखा तो सबके चेहरे काले पड़े हुए हैं, सबके आँख नाक में धुआँ घुसा हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैं 7वीं 8वीं क्लास में ही थी। उसके बाद पापा ने बोला कि ये किसने जला दिया, क्योंकि वो नुकसान हमारे लिए बहुत बड़ा था, जहाँ पे हमें एक चीज़ के लिए 10-10 रुपए के लिए तरसना पड़ता था, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। तो फ्रीज़ उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे घर वालों के लिए। तो मेरी माँ ने कुछ भी नहीं सोचा, सोचा कि लड़की पे डाँट पड़ेगी, तो उसने एकदम से बोल दिया, "ये मेरे से जल गया।" भाई ये चीज़ सुन के मैं ऐसे सहम गई कि ये क्या था, कि मेरी माँ को पता था मैंने जलाया है। उन्होंने मना भी किया था मुझे कि इस मोमबत्ती को बुझा दे, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड ले लिया मेरे लिए। क्योंकि मेरी माँ-पापा स्टार्टिंग से ही मोटिवेट करते थे बच्चों को। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये डिमोटिवेट हो जाएँ, कहीं पे डर जाएँ किसी चीज़ से। तो ये चीज़ मेरे ऊपर ऐसा
कर गई असर कि मैंने सोचा मुझे इस फ्रिज के पैसे पूरे करने हैं। कैसे करने हैं ये मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं छोटी-सी थी, बट मुझे इस फ्रिज के पैसे लेके मेरी माँ के हाथ में देने हैं ताकि उन्होंने मेरा एक स्टैंड लिया है, मुझे बचाया है। अ, उसके बाद बस मेरे मन में ऐसे होने लगा कि मुझे तो कुछ करना है। क्या करना है ये नहीं पता बट करना है। मुझे जो मेरे घर वालों की भूख दिख रही थी वो नहीं देखनी है, उनके लिए कुछ करना है। फिर जैसे-जैसे मेरी क्लास 10वीं की कंप्लीट हुई प्राइवेट स्कूल से उसके बाद अ, मुझे मेरी माँ ने मशीन सिखा दी क्योंकि मेरी माँ का मानना था कि मैं तो कुछ कर नहीं पाई लाइफ में, मैंने भी नहीं सीखी, तो एक हाथ का हुनर ही सिखा देती हूँ। अ, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मुझे नानी के घर पे समझ आ गई थी कि मशीन कैसे चलती है, तो मुझे थोड़ी जल्दी समझ आ गई वो चीज़। उसके बाद मैं गाँव वालों की 1 आध 2 के सूट सिलती। मुझे थोड़ी बहुत आ गई थी और उनसे कुछ पैसे मिलते, तो उनसे मैं घरवालों की भी हेल्प करती, कुछ मेरा भी खर्चा निकालती। मेरा खर्चा कि मैं 11वीं 12वीं की जो परीक्षा है वो मैंने महम जो कस्बा है हमारा, वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल में पास की थी। जैसे ही मेरी प्लस 2 कंप्लीट हुई, एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया। घरवालों ने मनाया लेकिन मैंने खूब मना किया क्योंकि मुझे तो पढ़ना था। शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, ये चीज़ें तो बहुत दूर-दूर तक थी मेरे लिए। लेकिन जैसे-तैसे मेरी सिस्टर ने कुछ मनाया कि जो तू सपने देखती है शायद वो वहाँ पे जाके पूरे हो सकते हैं, जो तेरे यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि इतना पैसा नहीं था मेरे घरवालों के पास, जैसे-तैसे बस खर्चा चल रहा था। अ, फिर मैंने एक चीज़ रखी कि अगर कर रहे हो ना शादी में क्योंकि मुझे पता था मेरे घरवालों के पास ऐसे पैसे नहीं है कि वो मुझे दहेज देंगे। मेरी शादी भी एक नॉर्मल ही हुई थी, जैसे कि एक गोद में बोल देते हैं वैसे। अ, फिर मैंने बोला कि मुझे सिलाई मशीन चाहिए, क्योंकि मेरा तो मन था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में और एक वो एक ऐसा ज़रिया था कि जिसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर चुकी थी, घर से ही। फिर मैंने सिलाई मशीन ली, मेरी माँ ने एडजस्ट कराई। उसके बाद मैंने ससुराल में आके भी बोल दिया, बहुत अच्छा माहौल मिला, नई-नई एकदम से गरीबी के परिवार से उठ के आते हैं, तो नई-नई शादी होती है, अच्छा माहौल मिलता है। मैंने लेकिन मेरे सपने तो अटके हुए थे कि मुझे कुछ करना है। मैंने बोल दिया कि मैंने सिलाई करनी है। बाकी उस टाइम पे ससुराल वालों ने बोला था कि आपको आगे पढ़ा देंगे अगर पढ़ने की इच्छा है तो। फिर बाद में वो उनकी थोड़ी-सी बातें देख के मुझे लगा नहीं, यहाँ बात नहीं बनेगी, नहीं पढ़ाएँगे तो फिर मैंने वो सिलाई मशीन वाली कि मैं मुझे सिलाई करनी है, कुछ तो मुझे करना है, मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती। एक-एक रुपए के लिए जो मैं घर पे तरसी हूँ, मैं यहाँ पे वो हालात नहीं चाहती। मैं कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहती हूँ। तो जैसे-तैसे करके मैंने मना लिया। शादी के तीसरे ही दिन मैंने एक क्लाइंट का सूट ले लिया था। अ, किसी ने बताया जैसे कि हमारी बहू बहुत अच्छा सूट स्टिच करती है, तो उसके बाद उस टाइम मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। फिर जैसे ही गाँव में धीरे-धीरे पता चलता रहा, मेरे पास सूट आते रहे, लेकिन वो इतने सूट नहीं आ रहे थे कि मैं काम करने के बाद सारे के सारे सूट सारा दिन काम करती रहूँ, सूट स्टिच करती रहूँ। उससे मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो करना होगा। फिर मैंने घरवालों से सलाह ली कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। घरवालों ने एक बात रखी, "तू कुछ भी कर ले, बट घर से बाहर नहीं जाएगी।" भई फिर से मेरी टेंशन हो गई, घर से बाहर नहीं जाऊँगी तो मैं कैसे क्या करूँगी? फिर मैंने बहुत सारा सोचा कि क्यों ना मैं किसी टेलर के सूट लेती हूँ और उसके बाद उनके घर पे ही सूट स्टिच कर के उनको देती हूँ। फिर मैं ऐसे थोड़ी ही घूमी-फिरी अ, काफ़ी जगह पे कहीं से भी कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिला, लेकिन एक बंदे ने मुझे इतना ज़्यादा पुश किया। मैंने उनसे कहा उनके पास काफ़ी सूट आते थे। मैंने उनसे कहा कि आप जो सूट स्टिच करते हो, आप ऊपर-ऊपर के स्टिच कर लिया करो क्योंकि मुझे पता चला था कि वो बाहर सिलवाते हैं एक आध बार। तो आपकी जो सलवार है, वो मैं स्टिच कर दिया करूँगी और जो कमीज़ है, उनकी तुरपाई कर दिया करूँगी। तो जैसे ही मैंने उनसे ये बोला तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, मतलब बहुत ही अलग तरीके से कि ऐसे, इतने भूंडे पोंचे बना रखे हैं आपने, ऐसे तो कोई भी ना पहने हमारे यहाँ। फिर मैं थोड़ा रुक गई। फिर मैंने बोला फिर मैं तुरपाई कर दूँगी आपकी क्योंकि मुझे तो भूख थी। फिर उन्होंने मेरे सूट को इस तरीके से ऐसे पकड़ा और देखा, हालाँकि काफ़ी अच्छी तुरपाई थी। उन ऐसे पकड़ के देखा और फिर से उन्होंने यही बात बोली कि ऐसी तुरपाई मेरे क्लाइंट नहीं पहनते, मैं तो बहुत ही सुंदर करती हूँ और ये कह के वो निकल गए। इस बात ने मुझे इतना झकझोर के रख दिया कि यार मैं इतने दिनों से अपने ऊपर गरूर कर रही थी कि मैं सिलाई कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने तो मेरी सिलाई में 1 सेकंड नहीं लगाई कि कमी निकाल दी। बस, उस दिन से मैंने सोचा कि अब तो मुझे सच में ही बहुत बड़ा करना है।
वो कैसे करना ये मुझे उस टाइम नहीं समझ आ रहा था, क्या करना है, लेकिन उस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया। मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी मैं काम भी करती थी तो इसी बात को सोचती रहती थी बहुत ज़्यादा कि मुझे कुछ तो करना है। कि ऐसे तो मैं ये ज़िंदगी नहीं जी सकती कि ये क्या कर रही है वो या फिर घरवालों के पैसे पे। मैंने पीछे बहुत तंगी देखी थी। फिर मैंने कोशिश की कि जो भी मेरे को सिंपल सूट भी देने आता था उसके मैं डिज़ाइन बनाती थी। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे बात फैल गई गाँव में कि वो बहू बहुत ही सुंदर सूट स्टिच करती है और सबके डिज़ाइन के बनाती है। क्योंकि मेरे अंदर एक वो हो गया था कि मुझे अपने में कुछ ना कुछ अपडेट करती रहना है। मैं सिंपल सूट का भी डिज़ाइन मैंने गाँव में सभी लेडीज़ को डिज़ाइन के सूट पहना दिए थे। उसके बाद भी फिर से जैसे कि सीज़न पे तो काम आ जाए, वैसे तो नहीं आता था ना। फिर से मैं 1 आध घंटा खाली भी बैठ जाऊँ ना तो मुझसे रुका नहीं जाता था। क्योंकि मेरा माइंड मैंने सेट कर लिया था, पापा की बात सुनी हुई थी कि मैं मेरे बच्चों को कामयाब होते हुए देखना चाह रहा हूँ, तो ये बात मेरे दिमाग में रहती थी, घर कर गई थी कि मैंने मेरे पापा के सपने पूरे करने हैं, बस कैसे भी। तो वो खाली बैठ के तो हो नहीं सकते थे। फिर मैंने क्या किया अ, सोचा कि कुछ बच्चों को बिठा लेती हूँ, सिखाती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में 1 ही 2 लड़की आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी। मैं उनको सिखाती, ऐसे धीरे-धीरे करके लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी कि इसी बीच फिर इसी टाइम के बीच से जो 4-5 साल गुज़रे मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे। जब बच्चों का भी सामान देते हैं होने पर, उस टाइम भी मैंने फिर मेरे घरवालों से जब सामान अच्छा खासा काम आने लगा मेरे पास, लड़कियों को सिखाने लगी, तो मैंने मेरे घरवालों से फिर से एक डिमांड रखी कि अब हाथ वाली मशीन से मेरे से काम नहीं बनता। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, मुझे और कुछ भी मत दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मशीन दे दो। फिर मेरी माँ ने मुझे एक पिको वाली मशीन, एक इंटरलॉक वाली मशीन और एक पैरों वाली मशीन जो कि हम सूट सिल सकते हैं। मेरे पास 3 मशीनें हो गई थी क्योंकि और सारे सामान को मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरा काम जैसे-जैसे भी गाँव में पता चलने लगा कि भई उनके पास तो मशीनें भी बड़ी-बड़ी हैं क्योंकि उस टाइम पे हाथ वाली मशीन से ही काम करते थे सभी, तो फिर मेरा काम और ज़्यादा बढ़ने लगा। ऊपर से मैं काम चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाता, चाहे मुझे पूरी-पूरी रात जगना पड़ता, मैं काम इतना परफेक्ट करके देती थी, तो वो एक क्लाइंट का जो मैं काम करती वो दूसरे को बताता तो ऐसे-ऐसे काम बढ़ गया। लेकिन फिर से मेरी भूख नहीं मर रही थी। मुझे लग रहा था इतने में तो मैं कामयाब नहीं होंगी क्योंकि मेरा एक माइंडसेट ऐसे हो गया था कि मुझे बहुत बड़ा करना है। फिर मैंने सोचा, इतने में तो बात नहीं बन रही। हालाँकि स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ने लगी थी जो मैं सिखाती थी और क्लाइंट भी ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन मेरा मन हो गया था कि मैं रात को भी काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं बस पापा के मुँह से ये बात सुनना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच मेरे पापा का दूसरे अटेम्प्ट में हार्ट अटैक में मौत हो गई। भाई ये झटका मेरे लिए सबसे बड़ा था। सॉरी, ये झटका मेरे लिए सबसे बड़ा था क्योंकि मैं कर किसके लिए रही थी? अपने पापा के लिए। मेरे तो माइंड में एक ही लाइन थी ना कि मैंने पापा के लिए करना है, कि पापा के सपने को पूरे करना है। लेकिन उस टाइम पापा ही चला गया तो किसके लिए करना है? बस फिर मैं ठहर गई। मैंने एक स्टॉप लगा दिया कि मुझे नहीं कर फिर हम ऐसे ही बैठे थे। एक मेरा भाई है छोटा जो कि अभी बड़ा हो चुका था। उस टाइम तक भी इतना भी बड़ा नहीं था पापा गए जब, लेकिन एक हाँ, बात समझता था, बहुत इंटेलिजेंट। उस टाइम उसने कहा, "तू सारा टाइम ऐसे परेशान रहती है, क्या?" मैंने कहा, "मैंने तो अब कुछ नहीं करना। मैंने पापा का नाम रोशन करना था। अब पापा ही नहीं रहे तो मैं किसके लिए करूँगी? मुझे नहीं करना कुछ भी।" उस टाइम भाई ने मुझे हँसाने के लिए एक बात बोली। वो बोले, "नाम लिखना था लट्टू पे, तो अभी लिख देते हैं कि नाम ही तो रोशन करना था, लट्टू पे नाम लिख देते हैं, रोशन हो जाएगा।" तो फिर मैं उस टाइम पे थोड़ी-सी कि क्या दिमाग खराब कर रहा है तू कुछ भी। फिर उस टाइम पे उसने मुझे एक बात बोली, हाँ, वहाँ से फिर से मुझे थोड़ा हौसला आया। उसने बोला नाम ही रोशन करना है, पापा नहीं रहा तो क्या हो गया, माँ तो है अभी, तो माँ का कर दे, तो पापा भी खुश हो जाएगा, तू माँ का कर दे। फिर वहाँ से मुझे थोड़ा-सा एनर्जी आई। फिर मुझे लगा हाँ यार, बात तो सही है। तो फिर मैं उससे भी डबल लगन से जुट गई कि पापा तो चला गया, कहीं माँ भी ना चली जाए। तो अब तो मुझे जितनी मैं मेहनत कर रही थी उससे भी ज़्यादा करनी है, उससे भी ज़्यादा।
क्योंकि एक दिमाग में उस चीज़ ने जगह ले ली थी कि पापा चला गया, माँ भी चली जाएगी तो फिर तो किसी को नहीं दिखाना। क्योंकि जब हम कोई मेहनत करते हैं ना, वो थोड़ा-सा किसी को दिखाने के लिए भी करते हैं, मम्मी-पापा को, कि उनके ना उसके मुँह से तारीफ़ सुने खुद की। तो कम से कम माँ तो है। फिर से मैं जुट गई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखाने लगी। जितनी मेहनत पहले करती थी उससे भी डबल। स्टूडेंटों को जैसे कहते हैं कि कैसे ऐड करूँ, कि गोहा दिलवा देती हूँ, नहीं। ऐसे करते-करते मेरे को बहुत रोका जाता था कि तू सिखाती है, तेरे पास कौन आएगा? अ, तो फिर भी मैं नहीं रुकी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तंगी देखी थी। मैं नहीं चाहती थी कोई भी लड़की मेरे जैसा जीवन जिए। बस मैंने सोच लिया मैंने सभी लड़कियों को सिखाना है, सभी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। लेकिन फिर मैंने देखा भई मैंने सभी लड़कियों को सिखा दिया, वापस से अब मैं क्या करूँ? मेरा नाम फैल गया लेकिन गाँव-गाँव में। फिर उस टाइम मैं मेरे हस्बैंड के फ़ोन से वीडियो देखती थी। मेरे पास फ़ोन नहीं था, हस्बैंड के फ़ोन से वीडियो देखती थी। फिर मुझे एक आइडिया आया कि भई जब ये लोग इतने ज़्यादा चढ़ सकते हैं, अब मेरी जर्नी यहाँ से फिर से स्टार्ट होती है। कि शायद मैं जो अपना नाम कमाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य बन गया था पापा के एक्सपायर होने के बाद, कि मुझे तो अब तो बस दुनिया में नाम कमाना है। इंडिया में नहीं, मुझे दुनिया में नाम कराना है, कि दुनिया में लोग मुझे जानें, बस। वो कहते हैं ना कि सोचो तो इतना बड़ा सोचो, वरना सोचो ही ना। बस ये चीज़ मेरे अंदर बन गई थी, तो मैंने बहुत ही बड़ा ही सोच लिया था कि दुनिया में नंबर 1 पे आना है। उसके बाद मेरे पास फ़ोन अलाउ नहीं था, करती तो क्या करती? फिर मैं राखी बाँधने गई भाई के पास, तो मैंने फिर से माँगने की आदत तो मेरी थी, फिर से मैंने भाई से माँगा कि मुझे फ़ोन दे दो, देखा जाएगा। उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं फ़ोन अलाउ करेंगे कि नहीं। लेकिन फिर मैंने फ़ोन माँगा, भाई ने मुझे राखी पे फ़ोन गिफ्ट कर दिया। और रेडमी का फ़ोन था छोटा-सा, जो कि शायद उस टाइम पे 6000 का बता रहे थे आया था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मेरे अंदर एक डर भी था कि घर जाते ही कहीं फ़ोन को ना मना कर दें, और मैं उस फ़ोन को लेके आ गई। अ, उस टाइम मेरे पास एक लड़की रहती थी, क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया था तो मैं 1-2 लड़कियों को रखने लगी थी। घर आते ही मैंने उनको बताया कि मैं फ़ोन लेके आ गई हूँ, और घरवालों को भी नहीं बताया था तब तक। और मैंने आते ही बोला, मेरी है ना यूट्यूब पे वीडियो बना दे, मुझे नहीं पता फ़ोन जाएगा, चला जाएगा, और मेरी एक वीडियो बना दे। तो उस टाइम मैंने फ़ोन उसने हाथ से ही पकड़ा, उस टाइम पे कोई स्टैंड भी नहीं था मेरे पास, और हमने एक वीडियो शूट कर डाली, जो कि सिंपल कुर्ती की कटिंग थी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था इसको कैसे डालते हैं और किस तरीके से ज़्यादा कैमरा सँभाला जाता है। मैंने सब कुछ, जो भी कुछ सीखा यूट्यूब से ही सीखा। यूट्यूब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। एक इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब, कि बस उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जो चीज़ें मुझे मिल रही थी सुनने को कि बाहर नहीं जा सकते, घर से कर सकते हो, तो ये चीज़ें इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है यूट्यूब ने। उसके बाद मैंने कई वीडियो डाल दी ऐसे ही, और घर वालों को फिर ऐसे ही एक दिन बातों में मैंने बताया कि मैं फ़ोन ले आई थी, तो फिर उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया कि चलो ले आई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे-ऐसे मेरी चलती रही, फिर मैं ऐसे वीडियो डालती रहती थी। अ, उस टाइम पे मैं फ़ोन पे इतनी बिज़ी रहती थी, सारा दिन काम भी करती, फ़ोन पे बिज़ी रहती, खुद ही एडिटिंग करती, खुद ही उसमें वॉइस ओवर करती, मैं रात को उठ के उसमें वॉइस भरती थी और इस तरीके से डालती थी। ऐसे-ऐसे फिर मेरी वीडियो मैंने कई दिनों के बाद देखा कि मेरे तो काफ़ी फॉलोवर्स हो गए हैं। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, कुछ भी ये समझो ना ही व्यू आते थे, लाइक भी नहीं आते थे। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब मैंने चेक किया, क्योंकि एक मेरा फ्लो बन गया था कि मुझे मेहनत करनी है, मैं वीडियो डालती रहती थी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था इतना कि यूट्यूब पैसे भी देता है। मुझे तो बाद में पता चला। मुझे 40 क्योंकि पैसे भी देता है, ये चीज़ें मैंने करी नहीं थी। बस मेरा मतलब था कि मुझे दुनिया में सबको सिखाना, सभी लड़कियों को सिखाना, और वो मैं इस तरीके से सिखा सकती हूँ। बस मैंने ये सहारा लेके किया था। बाद में फिर जब मैंने देखा 40,000 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं, उस टाइम मैंने चैनल को मोनेटाइज़ किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई सच में। जो मेरी पहली इनकम यूट्यूब से आई थी वो 8,000 रुपए आई थी, और वो 8,000 रुपए मुझे ऐसे लग रहे थे, क्योंकि भाई वो तो एक किस्म से अलग से साइड बिज़नेस हो गया था। वो मैंने मेरी पहली जो इनकम थी वो मेरी माँ और मेरी सास को दी थी, क्योंकि वो ही मेरे लिए भगवान थे दोनों के दोनों। वो इतने खुश हुए थे कि वाओ! क्या बात है, यहाँ से भी पैसा आएगा। उसके बाद तो फिर हमारा सिस्टम बढ़ता ही गया भाई, बढ़ता ही गया। लेकिन फिर मेरे सपने ऐसे हो गए थे, फिर वो फ़ोन इतने सब जानने की कोशिश करते थे, मैं कमेंट्स में देखती कि हमें भी सीखना है, हमें भी सीखना है, क्योंकि मैं सिखाती थी, वो भी वीडियो डालने लगी थी थोड़ी-थोड़ी। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी छोटे प्लेटफ़ॉर्म हैं, मौज वगैरह, सब पे मेरे मिलियंस में फॉलोवर हैं, और 20 लाख प्लस सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब पे भी हैं, और अच्छी खासी इनकम भी आती है। और इसके साथ ही साथ
मेरी 8 फ्लोर की एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी बच्चों को सिखाती हूँ। जिसमें हमारे एक बैच में 250 से 300 बच्चे रहते हैं, 2 बैच देती हूँ और ऑनलाइन में हज़ारों बच्चों को सिखाती हूँ और आज तक की हम बात करें तो हम 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन सिखा चुके हैं। मैं 18 सालों से सिलाई कर रही हूँ और मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैंने पहला एक जो सूट सिला था वो ओनली 150 रुपए का सिला था और आज मैं महीने के 30 से 40 लाख रुपए कमाती हूँ। सिर्फ आप सबकी ही बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और दोस्तों का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन स्टोरी सुनती थी, बहुत ज़्यादा जिसमें मुझे एक एनर्जी मिलती थी। उस टाइम पे मैं स्पीकर में चला के भी मोटिवेशन स्टोरी सुनती थी। दोस्तों का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर हम देखें जब बंदा डाउन हो जाता है तो उनकी स्टोरियाँ उनमें इतना ज़्यादा एनर्जी भर देती है कि बंदा अगर सुस्त भी हो गया है तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही जब मेरे को इतने काम आते थे तो मैंने अपना नाम रख डाला। जब सभी मुझे टैलेंटेड कह रहे थे तो टैलेंटेड रितु इंसा, यही थी मेरी जर्नी। और जाते जाते मैं उन सभी लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ घर बैठ गई हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, भाई स्टार्टिंग में ना ही फैमिली साथ देती ना ही कोई भी साथ देता, अब घर बैठे भी सब कुछ कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो मैं दोस्तों की इस टीम को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे यहाँ पे अपनी स्टोरी सुनाने का मौका दिया। जो कभी मेरा एक सपना होता था कि इस प्लेटफॉर्म पे भी क्या मैं कभी जा पाऊंगी और आज मैं अपनी स्टोरी सुना पा रही हूँ यहाँ पे आके। तो थैंक यू सभी दोस्तों टीम का।